हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सर्कल। हमने इसका प्रैक्टिस सेट 3.1 ऑलरेडी कर दिया था। आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2। प्रैक्टिस सेट 3.2 टचिंग सर्कल्स के ऊपर है। सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। दिख रहा है सब जगह, एक्सटर्नली इंटरनली, टच ईच अदर। ओके, यहाँ पे भी देखो टच ईच अदर। तो पूरा प्रैक्टिस सेट 3.2 सर्कल्स जो एक दूसरे को टच करते हैं उसके ऊपर है। तो पहले समझ लेते हैं कि सर्कल्स जब एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो क्या होता है और इंटरनली टच करते हैं तो क्या होता है। तो यहां पे आप देख लो, एक सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। अभी एक दूसरा सर्कल इसको कैसे बना सकते हैं? या तो उसको अंदर ऐसे टच कर रहा हो ऐसे बना सकते हैं, या फिर ऐसे कर रहा हो ऐसे भी बना सकते हैं। यहां पे टच कर रहा हो, है ना, थोड़ा मेरा टच नहीं हुआ यहाँ पे लेकिन समझ गया ना, टच होगा। और ऐसे हर जगह, इधर भी टच हो सकता है, इधर भी टच हो सकता है, इधर भी टच हो सकता है, किधर भी टच हो सकता है, ठीक है। मैं एक और एक्स्ट्रा सर्कल बाहर लेके टच करके बता रहा हूं आपको कैसे आएगा। ये सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है। ये एक सर्कल और ये एक सर्कल। जरूरी है क्या एक सर्कल बड़ा एक सर्कल छोटा हो? नहीं, दोनों सेम साइज के भी हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों जब एक दूसरे को टच करेंगे तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेंगे। ये ऐसा नहीं है, देखो एक सर्कल ऐसा बना है, दूसरा सर्कल ऐसा बना है, ये टच नहीं कर रहे, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसमें इंटरसेक्टिंग सर्कल्स नहीं देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं टचिंग सर्कल्स। तो अगर सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वो हमेशा एक ही पॉइंट पे टच करेंगे। अभी अब देखो, इसका सेंटर है ए, इसका सेंटर है बी। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊं ना इनको ज्वाइन करके, लेट्स से मैंने एक लाइन बना दी इनको ज्वाइन करके, तो ये दो सर्कल जहां पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, ये जो लाइन है जो सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, ये वो पॉइंट से पास होगी। कौन से पॉइंट्स पे? जहां पे ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स बोलता है कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हो और आपने उन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दिया, तो वो जो लाइन बनी ना ये वाली, ये लाइन दोनों सर्कल जहां पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं उसके थ्रू पास होगी। तो अगर ऐसा दिखा आपको, एंड मैंने बोला यहां पे जो पॉइंट है वो है एम, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स क्या बोलेगा? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स बोलेगा कि ये जो लाइन है ना ए से बी को ज्वाइन करने वाली, वो एम से पास होगी ही। तो आप बोल सकते हैं ए एम बी तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे है। याद है ना, मैंने सिखाया पहले भी ज्योमेट्री में, ऐसा लिखते हैं उसका मतलब क्या कि ए एम बी तीनों एक ही लाइन के ऊपर है। बस थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स ये बोलता है। तो अगर मैंने ये बना दिया ऐसे, तो मुझे पता है कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसके ऊपर एम होगा। एम क्या है भाई? एम वो वाला पॉइंट है जहां पे ये सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि एक्सटर्नली टच करे। एक्सटर्नली मतलब बाहर से। देखो ये सर्कल के बाहर ये टच कर रहा है, ये सर्कल के बाहर ये सर्कल टच कर रहा है, इंटरनल भी तो हो सकता है। तो लेट्स से अगर मैंने ये बड़ा सर्कल बनाया विद सेंटर ए और दूसरा सर्कल बना दिया अंदर विद सेंटर बी, कंफ्यूज मत होना, ए जो है वो बड़े सर्कल का सेंटर है, जो बी है वो छोटे सर्कल का सेंटर है। तो यहां पे भी थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स क्या बोलता है कि ये लोग दोनों एक दूसरे को एम पे टच कर रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट देखो, सर्कल्स और कहीं पे भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहां पे कर रहे हैं ये पॉइंट पे। तो अगर ये एम है ना, तो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स बोलता है कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया और वो लाइन को एक्सटेंड किया आगे जाके, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसी के ऊपर ये एम आएगा। ऐसा नहीं है कि ए बी यहां पे और एम यहां पे कहीं पे, नहीं, ये दोनों को ज्वाइन किया ना तो वही स्ट्रेट लाइन पे आगे एम आने वाला है। ये कौन बोलता है? ये बोलता है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। तो यहां पे भी मैं बोल सकता हूं कि अगर मैंने ऐसे लिया तो ए बी और एम तीनों स्ट्रेट लाइन पे होंगे। आया समझ में? आपको ऐसा लग रहा हो क्या टाइम पास है, इतना सिंपल है, समझ में तो आ रहा है। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है यार, ये दोनों एक दूसरे को यहां टच करते और एम यहां पे होता और ए बी ऐसा होता, तो स्ट्रेट लाइन ए बी के ऊपर एम नहीं आता ना, तो कितना प्रॉब्लम होता लाइफ में। आगे जाके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझेगा। लेकिन ये दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो ये वाला पॉइंट उसके ऊपर ही लाई करता है, वो दोनों सेंटर की लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है? अगर मुझे बोला कि ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालो, ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, करेक्ट। दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है? ए से लेके बी तक का डिस्टेंस ही आएगा ना। तो ए से लेके बी के डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूं? ए एम प्लस एम बी। क्यों बोल सकता हूं ए बी को ए एम प्लस एम बी? बिकॉज मुझे पता है कि एम कहां पे है, एम है ए बी के ऊपर। और वो किसने बताया? वो बताया थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स ने, ठीक है।
तो अगर मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा अगर मुझे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डिस्टेंस आएगा ए बी, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए एम प्लस एम बी। ठीक है, मतलब ये सर्कल का रेडियस लेट्स से R1 और इसका रेडियस है R2, ये यहां से लेके यहां तक तो रेडियस हुआ ना। रेडियस का डेफिनेशन क्या है, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, यहां पे ये सर्कल के लिए देख लो, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो रेडियस है तो डिस्टेंस आ जाएगा R1 प्लस R2। मतलब अगर सर्कल्स एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस 1 प्लस रेडियस 2, जो भी दो सर्कल दिए हैं उनका एडिशन। आया समझ में? तो मैंने ऐसे लिख दिया R1 प्लस R2। R1 क्या है, ये वाले सर्कल का रेडियस, R2 है ये सर्कल का रेडियस। 1 और 2 क्यों दिया, क्योंकि दो अलग अलग सर्कल है, नंबर दे देंगे तो सही रहेगा ना। काफी लोग कैपिटल R स्मॉल r भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं R1 और R2 ले रहा हूं। ओके, अब यहां पे देख लो, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये A क्या है, A है बड़े सर्कल का सेंटर, तो A से लेके M तक, बाकी कुछ देखो ही मत, A से लेके M तक क्या होगा, बड़े सर्कल का रेडियस होगा ना। रेडियस क्या बोलता है, रेडियस इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये वाला पॉइंट बड़े सर्कल पे है और ये उसका सेंटर है, दोनों को ज्वाइन करूंगा तो क्या मिलेगा, बड़े सर्कल का रेडियस। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसा बना दूं, यहां से लेके यहां तक बड़े सर्कल का रेडियस R1, करेक्ट। व्हाट इज B, अभी ये सबको देखो ही मत, व्हाट इज B, B इज छोटे सर्कल का सेंटर। और M क्या है, M छोटे सर्कल के ऊपर है क्या, यस, ये M पॉइंट छोटे सर्कल के ऊपर भी है। तो सेंटर से लेके एंड पे तो जो पॉइंट है वो डिस्टेंस क्या होगा, वो छोटे सर्कल का रेडियस। तो मैं बोल सकता हूं भाई तू है यहां से लेके यहां तक छोटे सर्कल का रेडियस R2। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे नहीं, ये टेक्स्ट बुक वालों को फाइंड करना है। मुझे पूछा होता तो मैं तो कुछ पूछता ही नहीं यार, आपको ऐसे ही फुल मार्क्स दे देता। तो उनको क्या चाहिए, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो यहां पे देखो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस ए बी है, ये वाला ए बी और ये वाला ए बी अलग है भाई। ये वाला ए बी एक्सटर्नली टच कर रहे थे, यहाँ पे इंटरनली है। तो मुझे अगर ए बी निकालना है तो ये पूरा R1 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें से ये टुकड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक R2 काट दूंगा तो सिर्फ ए बी बचेगा ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स विल बी, ए बी ये केस में, लेकिन ए बी का वैल्यू क्या आएगा, पूरा ए एम, यहां से लेके यहां तक ए एम, उसमें से ये बी से लेके एम तक का टुकड़ा काट दो तो बचेगा क्या, इतना सा टुकड़ा जो है ए बी। तो ए एम में से बी एम काट दिया, या फिर बेस्ट है उसको ऐसे इमेजिन करो, ये पूरा R1 है, उसमें से ये R2 काट दिया तो बचा क्या, इतना सा टुकड़ा ए बी। तो मैं बोल सकता हूं R1 माइनस R2, है ना एकदम मस्त। तो अगर वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस आएगा सम ऑफ रेडियस या सम ऑफ रेडिया। एंड अगर इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, अंदर से टच कर रहे हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, R1 माइनस R2, माइनस आएगा। एकदम सिंपल है, समझ में आ गया। ये फिगर वगैरह बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ पता होना चाहिए कि एक्सटर्नली तो प्लस, इंटरनली तो माइनस। डन। तो मैंने 3 चीजें सिखा दी आपको। पहले सिखाया थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स क्या बोलता है कि दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, उसी पे जो पॉइंट पे वो दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो लाई करेगा। ठीक है, ये पॉइंट ये लाइन के ऊपर ही होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं ए डैश एम डैश बी। अगर ये नहीं पता होता ना तो हम ये लिख ही नहीं सकते। बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पे है इसलिए आप दोनों टुकड़ों को ऐड कर रहे हो तो ए बी एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। एंड यहां पे भी देखो ये m जो है ये ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पे आगे मिलता है। ठीक है, तो पहले थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल सीखा, फिर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स व्हेन दे टच एक्सटर्नली इज सम ऑफ रेडिया एंड व्हेन दे टच इंटरनली इज डिफरेंस ऑफ रेडिया। जो बड़ा रेडियस है माइनस छोटा रेडियस। चलो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1 दिया है, two circles having radii 3.5 cm and 4.8 cm touch each other internally. कीवर्ड क्या है, इंटरनली टच कर रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो अपन सीधा लिखते, दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा भाई, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी डिफरेंस ऑफ द रेडियाई। बड़ा है 4.8
माइनस छोटा है 3.5, माइनस करना तो बहुत डिफिकल्ट है, 1.3 आएगा ना। देखो ना, 8 माइनस 5 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 माइनस 3 1, तो आ गया 1.3 सेंटीमीटर। इतना टाइम पास आंसर, सीधे सीधा। लेकिन टीचर को तो स्टोरी पसंद है, तो पूरी स्टोरी लिख के बतानी पड़ेगी। कंसेप्चुअली समझ के आंसर 1.3 सेंटीमीटर क्यों आएगा, है ना। तो अभी ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर माइनस क्यों आता है। वी नो दैट, ये वो हमेशा भी लिखने का, ताकि टीचर को लगे कि उनको भी पता है ना। चलो क्या आएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम पूरी कहानी लिखेंगे। इट इज गिवन दैट द टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 and 4.8 centimeter touch each other internally. We know that the distance between the centers of the circles touching internally is equal to the difference of their radii. इतनी बड़ी थ्योरी एक्सप्लेन करी थी, वो लिख दिया यहाँ पे। बहुत ही इजी सेंटेंस है, जो हमने पढ़ा है वही लिखा है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल्स टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स 4.8 माइनस 3.5 विच इज 1.3 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर लिखेंगे, दस द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 1.3 सेंटीमीटर्स। ऐसे आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। एकदम ही एक्चुअली देखा तो इतना ही था ना सोल्यूशन। मैंने आपको जब पहले रफ में बताया तो देखो इतने में आंसर आ गया था 1.3 सेंटीमीटर। लेकिन ये कहानी आपको लिखनी पड़ेगी अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। वीडियो पॉज करो, कॉपी कर लो फटाफट। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर्स टच ईच अदर। क्या है भाई, टच एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब पता है ना, बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो सीधा क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू, क्या आएगा भाई, दोनों रेडियस 5.5 और 4.2 लिख दिया। यहाँ पे देखा क्या, अरे एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली मतलब प्लस। क्या आ जाएगा आंसर, 5 + 4 9, 5 + 2 7, मतलब 9.7 सेंटीमीटर्स। खत्म, इतना ही आना चाहिए था आंसर। लेकिन कहानी तो लिखनी पड़ेगी, तो कहानी कैसे लिखेंगे। मैंने आपको इंटरनली वाला बताया ना, एक बार देखो। ये हमने किया था इंटरनली में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस हम लोग नया वाला डाल देंगे, इंटरनली की जगह पे एक्सटर्नली लिखेंगे, डिफरेंस की जगह पे क्या आएगा, सम ऑफ द रेडिया, और डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों के बीच में आ जाएगा प्लस। कब, सेकेंड क्वेश्चन में। तो ये पूरा सेम टू सेम लिखेंगे, और जहाँ पे इंटरनली एक्सटर्नली कर देंगे, डिफरेंस की जगह पे एडिशन या सम कर देंगे। ठीक है, तो कैसे आएगा सेकेंड वाले का सोल्यूशन। तो मैंने भी सेम टू सेम बाकी सब वहां से कॉपी किया, सिर्फ रेडियस के जगह पे ये दो रेडियस लिख दी, इंटरनली की जगह पे एक्सटर्नली लिखा, और डिफरेंस की जगह पे सम लिखा। दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए इतनी ज़्यादा जगह मैंने वहाँ पे डिफरेंस था उसको इरेज करके सम लिख दिया, और यहाँ पे प्लस डाल दिया। रेडियस क्या है, 5.5 + 4.2, दोनों को ऐड किया तो आया 9.7। आंसर लिख दिया, दस द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 9.7 सेंटीमीटर्स। खत्म। तो पहले दो क्वेश्चन तो हो गए, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे मत सोचो इतना टाइम पास क्वेश्चन क्यों दिया है, या फिर ऐसे सोचो कितना हार्ड है, इतना सब लिखा। समझ में आया ना। मैंने इसके पहले आपको बताया कि आंसर तो देखो इधर ही पता चल गया था। ये सब तो सिर्फ उसको सजाया है हमने आंसर को, ठीक है, डेकोरेट किया है। करना ही पड़ेगा, फुल मार्क्स चाहिए तो। कर लो कॉपी फटाफट से, अगर खुद से नहीं लिखा तो अब तक। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, इफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर। दो सर्कल के रेडियसेस दिए हैं, रेडियसेस नहीं बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं। ड्रॉ फिगर ऑफ दीज सर्कल्स टचिंग ईच अदर। यही दोनों सर्कल में दो अलग अलग फिगर बनाना है। एक बार जब ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, एक बार जब ये एक दूसरे को इंटरनली टच करें। इसके बनाने के काफ़ी मेथड्स हैं। सिंपल सा मेथड ले लेते हैं। जब ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर + 2.8 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ ना मैं, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया एक्सटर्नली टच करेंगे तो रेडियस जो दिया है उसका सम आएगा। तो हम लोग वो लिख लेते हैं। तो मैंने लिख दिया, लेट r1 = 4 सेंटीमीटर, लेट r2 = 2.8 सेंटीमीटर। अगर ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज r1 + r2 विच इज 4 + 2.8 विच इज 6.8 सेंटीमीटर्स। अभी इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये बनाना है तो ये एक स्केल लेना है, ठीक है, और स्केल पे कितना डिस्टेंस लेना है, 6.8 सेंटीमीटर। दिख रहा है यहाँ पे, मैंने स्केल पे 6.8 सेंटीमीटर ले लिया। इमेजिन करो ये सर्कल है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा सोचो ये सर्कल यहाँ पे है ही नहीं,
6.8 सेंटीमीटर का एक लाइन बना लिया आपने। उसके बाद क्या करना है, यही स्केल यहाँ पे रख के कंपास के ऊपर, पहला सर्कल का रेडियस क्या था 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर कंपास पे लेना है, पॉइंटर यहाँ पे रखना है और पेंसिल से ऐसे घुमा के एक सर्कल बना देना है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर रेडियस लेंगे, 4 सेंटीमीटर, तो हमने 4 सेंटीमीटर लेके एक सर्कल बना दिया। फिर कंपास यहाँ रखना है, नीडल यहाँ पे रखना है और रेडियस कितना लेना है 2.8। अब यहाँ से यहाँ पे 2.8 ले लो या फिर यहाँ पे रख के 2.8 ले लो, 2.8 यहाँ तक आएगा। फिर पॉइंट यहाँ पे मत रखना, इधर रखना है। ठीक है, फिर पॉइंट यहाँ पे रखना है और पेंसिल ऐसे होगा, ऐसे करके एक सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस होगा 2.8 सेंटीमीटर। खत्म, बन गया। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और इनके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, देखो इनके बीच का डिस्टेंस आएगा 6.8। ठीक है, मेरे में एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी बिकॉज मेरे सॉफ्टवेयर में स्केल का फंक्शन अवेलेबल नहीं है, बट आपको समझ में आ गया कैसे बनाना है। 6.8 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाना है। क्यों 6.8 सेंटीमीटर, बिकॉज एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, दोनों सर्कल के रेडियस को ऐड करेंगे तो 6.8 आता है। 6.8 ले लिया तो हमको पता चल गया कि एक सेंटर इधर है, एक सेंटर इधर है। जो मैंने यहाँ पे लिया उसका रेडियस मैंने 4 सेंटीमीटर लिया, तो 4 सेंटीमीटर कंपास के ऊपर लिया, फिर एक सर्कल घुमा के बना दिया। फिर 2.8 दूसरा सर्कल है रेडियस, तो उसका 2.8 लिया, कंपास यहाँ पे रखा और इधर घुमा दिया, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे और सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस आ गया 6.8 सेंटीमीटर। है ना, एकदम सिंपल। पक्का समझ में आया कैसे बनाया। चलो अब देखते हैं इसको इंटरनली कैसे करेंगे। जब ये एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे तो हम लोग फिर से देखो R14 R2 2.8 वही है, सिर्फ एक्सटर्नली की जगह लगा इंटरनली, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स प्लस के जगह पे आ गया -4 - 2.8 जो आपको देगा 1.2 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, स्केल से 1.2 सेंटीमीटर का एक लाइन बना लेंगे। देखो यहाँ पे मेरे इसमें मैंने आपको बताया एकदम एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन 1.2 सेंटीमीटर का एक लाइन बना लिया। आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको नाम दे दिया ए और बी। फिर बड़े सर्कल का रेडियस कितना है, बड़े सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो अगर मैं ए उसका सेंटर लेता हूं और कंपास पे 4 सेंटीमीटर लेता हूं, ठीक है 4 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक, और नीडल रख देता हूं ए पे और एक सर्कल बना देता हूं, बना दिया एक सर्कल। ये सर्कल की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, मतलब मैं यहां से लेके यहां तक अगर चेक करूं तो 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। फिर दूसरे सर्कल की रेडियस क्या है, दूसरे सर्कल की रेडियस है 2.8 सेंटीमीटर, तो मैं 2.8 ले लूंगा इसके ऊपर, ठीक है 2.8 ले लूंगा और बी पे रख दूंगा। ठीक है, सेंटर में जो सर्कल की पॉइंट है, पॉइंटर, वो बी पे रखूंगा और एक और सर्कल बना दूंगा। तो ये बन गया दूसरा सर्कल। इसमें क्या आ जाएगा, ये जो बड़ा वाला रेडियस है ये होगा 4 सेंटीमीटर और ये छोटा वाला रेडियस होगा 2.8 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। आया समझ में, ये इजीएस्ट वे है बनाने का। एक बार फिर से बताता हूं आपको मैं, ये कैसे किया था हमने। लेट्स से आपने ये निकाल लिया, इंटरनली टच कर रहे हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर, तो 1.2 सेंटीमीटर का एक लाइन बना लिया। बड़े वाले सर्कल का सेंटर लिया ए, अगर बड़े वाले सर्कल का सेंटर लिया ए तो उसका रेडियस तो 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, 4 सेंटीमीटर कंपास के ऊपर ले लिया, पॉइंटर ए पे रखा और बना दिया एक सर्कल। ठीक है, फिर छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है 2.8, ये लाइन में आगे एक्सटेंड कर देता हूं अगर करना है तो। ठीक है, 2.8 ले लिया इसके ऊपर और 2.8 रख के ए पे मत रखना, ए तो बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, बी पे रखेंगे पॉइंटर और एक 2.8 सेंटीमीटर का सर्कल बना देंगे। ये दोनों एक दूसरे को एक ही जगह टच करेंगे, पॉइंट एम नाम दे देते हैं उसको, बन गया आपका फिगर। है ना, एकदम इजी। तो इंटरनली में भी हमने बना लिया और एक्सटर्नली में भी बना लिया। आया समझ में, बनाओ खुद से, वीडियो पॉज करके खुद के नोटबुक में ट्राई करना है, कहीं पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप मिस्टेक करके ट्राई करो, एक काम करो दोनों का सेंटर ए पे ले लो, तो क्या होगा देखो, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ऐसे बनेगा सर्कल। दोनों का सेंटर ए लिया तो ऐसे सर्कल बनेंगे, टच नहीं करेंगे, हमको टच होने वाले सर्कल चाहिए, तो दोनों का सेंटर सेम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.2 का 4th क्वेश्चन दिया है। इन फिगर 3.27 द सर्कल्स विद सेंटर P एंड Q, ये दिख रहा है एक छोटू सर्कल P जिसका सेंटर है एंड बड़ा सर्कल Q उसका सेंटर है, टच ईच अदर एट R, यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू R मीट्स द सर्कल एट A एंड B रिस्पेक्टिवली, यहाँ से एक लाइन पास करी ऐसी
और वो सर्कल छोटे सर्कल को ए पे मिल रही है और बड़े सर्कल को बी पे मिल रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। प्रूव दैट सेगमेंट एपी पैरेलल सेगमेंट बीक्यू, ये एपी जो सेगमेंट है ये बीक्यू को पैरेलल है, ऐसे प्रूव करना है। ये दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं यहाँ पे 1 और 2, वो दोनों सिमिलर है, वो प्रूव करना है। और पी ए आर पार 35 डिग्री दिया है, देखो पी ए आर ये एंगल 35 डिग्री दिया है, आपको आर क्यू बी फाइंड करना है। आर क्यू बी मतलब ये वाला, ओके। तो हम लोग ये फिगर अलग से साइड में बनाते हैं, फिर उसको रफ में पहले सॉल्व करते हैं। जो पूछा गया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पूछा है पैरेलल प्रूव करो। जब भी दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में आपने टेस्ट सीखे थे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट, ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, इंटीरियर एंगल्स टेस्ट, राइट। तो अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये दो लाइन के साथ कहीं पे तो कोई तो ये टाइप के एंगल बन रहे हैं, सी जेड, ओके, या फिर एफ, तो मैं प्रूव कर सकता हूं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल। अभी इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल कौन है, देखो इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल ये लाइन भी है, और इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल मैं ये भी ले सकता हूं, ठीक है। मैं ऐसा ट्रांसवर्सल लूंगा जिससे प्रूव करना मेरे लिए आसान हो। आप देखेंगे तो देखो अगर मैं ये लाइन लेता हूं और ये दोनों ऐसे, तो ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लेके मैं ट्राई करता हूं प्रूव करने को। क्यों, आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा ये फिगर मैंने बड़ा कर दिया। अब यहां देख लो, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, बोल सकता हूं क्या? डेफिनेटली बोल सकता हूं, बिकॉज पी ए और पी आर दोनों क्या है, दोनों रेडियस है। रेडियस हमेशा एक सर्कल की इक्वल होती है। तो अगर ये दोनों रेडियस है तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल कौन से टाइप का बन गया? दो साइड्स अगर इक्वल है तो वो ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल होते हैं, इसके सामने देखो ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल, या फिर ऐसे देख लो ये दो साइड्स, तो इन दोनों उसको बेस एंगल है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं भाई तू और तू इक्वल। रफ में सॉल्व कर रहा हूं तो मैं इसको एक नाम दे देता हूं x। अगर ये x तो ये भी x होगा। सिमिलरली जब मैं यहां पे आऊंगा तो यहां पे भी बोल सकता हूं कि भाई q सेंटर है, QR और QB भी इक्वल आएंगे। तो बोल दिया ठीक है भाई, QR और QB इक्वल, रेडियस है दोनों। जैसे ये दोनों रेडियस इक्वल हुए तो ये ट्राइंगल बन गया आइसोसेलेस, और जैसे ही बना आइसोसेलेस तो मैं बोल सकता हूं ये एंगल और ये एंगल हो गए इक्वल। इसको नाम देते हैं y। फिर हमने बोला यार सर्कल वगैरह सब इग्नोर करो, ये क्या बन रहा है यहाँ पे? देखो एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी स्ट्रेट लाइन, क्या बन रहा है? ये सिर्फ ये लाल कलर का जो बना है वो देखो x बन रहा है, करेक्ट। x मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसका मतलब क्या है कि भाई ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये दोनों तो इक्वल है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल मतलब क्या, x और y इक्वल। अगर x और y इक्वल तो मैं बोल सकता हूँ ये x और ये y भी इक्वल, दोनों सेम है ना। और ये x और ये y इक्वल मतलब देखो ये x मतलब ये वाला एंगल और y मतलब ये वाला एंगल। क्या बन गया? ये दिख रहा है, सोया हुआ z बन गया ना, मतलब ऑल्टरनेट एंगल। तो बोलेंगे दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल y। हमने प्रूव कर दिया, अभी प्रूव किया ना, क्योंकि x x y y फिर ये x इक्वल टू y, तो ये x इक्वल टू y। तो बोलेंगे बट ये तो ऑल्टरनेट एंगल है। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है तो AP और BQ दोनों पैरेलल लाइंस है, और ट्रांसवर्सल कौन है? ट्रांसवर्सल ये लाइन है AB। ये दोनों लाइन को काट रहा है ना, जो दोनों लाइन को काट रहा है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो हम लोग ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट से बोल सकते हैं कि AP पैरेलल टू BQ। ये दिखने में बहुत आसान लग रहा है जब मैं x x y y ले रहा हूं। लोगों को जिसको x x से डर लगता है, डरो मत। मैंने x क्यों लिया है? ताकि मेरे को पूरा एंगल का नाम ना लिखना पड़े, PAR QBR, ये सब लिखने में टाइम जाता है ना, कि वैसे ही लिखना है। अगर ऐसे लिखोगे ना तो लिखने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि बार बार पूरा नाम नहीं लिखना पड़ता। ओके, आपकी मर्जी है, नहीं लिखना है तो मैं आपको बिना ऐसे लिखे भी सोल्यूशन दे सकता हूं। समझ में आ गया दोनों पैरेलल कैसे हुए? पक्का? तो ये फर्स्ट वाला पार्ट, सेगमेंट AP पैरेलल BQ कैसे करेंगे एक बार देख लो। पूरा सोल्यूशन ऐसे आएगा। तो यहां पे मैंने गिवन लिख दिया, द टू सर्कल्स विद सेंटर P and Q टच एट R, A' R' भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला पार्ट। द सर्कल्स विद सेंटर P and Q टच ईच अदर एट R, ये गिवन है, चाहिए तो यहाँ पे गिवन लिख दो। तो ये गिवन लिख दिया। जब दो सर्कल एक दूसरे को R पे टच कर रहे हैं तो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या बोलता है? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल बोलता है दो सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है PQ, उनके बीच में ही वही लाइन पे R होगा, ठीक है, वही स्ट्रेट लाइन पे। तो मैं कैसे लिखूंगा? P' R' Q एक स्ट्रेट लाइन पे है, क्यों? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल।
ये ए आर बी स्ट्रेट लाइन पे वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ए डैश आर डैश बी मतलब ए आर बी तीनों एक ही लाइन पे, और आर जो है वो ए और बी के बीच में। ये पी आर क्यू हमने लिखा थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल से, ठीक है, सबसे पहले ये सीखा था। फिर मैं आपको बोला इन ट्राइंगल पी ए इक्वल टू पी आर, क्यों भाई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अगर ये पी ए और पी आर इक्वल है तो ये छोटू ट्राइंगल जो है पी ए आर ये बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसके जो बेस एंगल्स हैं पी ए आर ये वाला एंड पी आर ए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैंने उनको नाम दे दिया एक्स, नहीं लिखना है एक्स तो मिटा दो ये एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्स आपके समझने के लिए क्या है, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसका रीजन क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। सिमिलरली ये जो क्यू बी आर है इसमें भी मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगाऊंगा। कैसे, क्यू बी और क्यू आर इक्वल है बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, अगर दोनों सेम रेडियाई हैं तो फिर ये इक्वल हो गए, और ये इक्वल हो गए तो ये आइसोसेलेस हुआ और ये एंगल्स दोनों इक्वल हो गए। तो मैंने लिख दिया दोनों एंगल क्यू बी आर एंड क्यू आर बी भी इक्वल आ गए, ये वाई नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसका रीजन क्या आएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अब आप देखो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ए पी और बी क्यू पैरेलल है, और आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसवर्सल ले लेंगे और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल प्रूव कर दिया तो काम हो गया। ये एंगल मतलब पी ए आर, ये एंगल मतलब क्यू बी आर, ठीक है, पी ए आर और क्यू बी आर दोनों कब इक्वल होंगे, अगर ये और ये इक्वल है तो, बट ये और ये तो इक्वल है बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट है। देखो प्रा और क्यू आर बी, देखो प्रा और क्यू आर बी दोनों एक्स बना रहे हैं यहाँ पे, और ये दोनों एक दूसरे के सामने सामने, मतलब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रा और क्यू आर बी इक्वल है, ठीक है, एक्स और वाई इक्वल हो गए ना, अगर एक्स और वाई इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल हो गए, तो पी ए आर इक्वल टू क्यू बी आर या पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू क्यू बी आर। कहाँ से आए, फ्रॉम 1 to 3। अगर ये कंफ्यूजन लग रहा है तो हटा दो भाई एक्स वाई को, बस यहाँ तक कि एक्स वाई वैसे भी आने वाला है, ठीक है, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे समझ में आ जाता है कि देखो ये और ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये और ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, फ्रॉम 1 to 3 ये सब समझ में आ गया। कैसे आता है समझा है ना, अगर आप नंबर्स को इग्नोर कर, देखो ऐसा लिखो 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4, ऐसे आया, और मैं बोल दूं 2 और 3 एक दूसरे को इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर 1 और 4 भी एक दूसरे को इक्वल होंगे, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे की, देखो यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4, बट 1 और 4 एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो मैं बोल सकता हूँ 2 और 3 भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है फ्रॉम 1 to 3 इसमें से, ठीक है। बट ये दोनों एंगल्स क्या है, ये है ऑल्टरनेट एंगल्स, पी ए आर क्यू बी आर। फिगर में देखो पी ए आर एंड क्यू बी आर दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। कैसे, ए पी और बी क्यू लाइन्स है, और ये लाइन है ए बी ये ट्रांसवर्सल है, मतलब क्या बना यहाँ पे देखो जेड बना, मतलब मैं बोल सकता हूँ ए पी और बी क्यू क्या है, पैरेलल लाइन्स। तो पहले लिखेंगे बट पी ए आर एंड क्यू बी आर ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन सेगमेंट ए पी एंड बी क्यू विथ ट्रांसवर्सल ए बी, ये लिखना जरूरी है। देयरफॉर सेगमेंट ए पी पैरेलल सेगमेंट बी क्यू, कौन सा एंगल है ऑल्टरनेट ना, तो आंसर में रीजन लिखने का ऑल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। ऐसे हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट वाला पार्ट। ये सब देख के थोड़ा डरावना लगता है, ठीक है, इतने सारे रीजंस लिख दिए हैं, क्वेश्चन से ज्यादा तो रीजन है, बट आप देखिए रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, सब कुछ सेम यूज हो रहा है, पर रीजन तो लिखना पड़ेगा, रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। एकदम नीटली ऐसे कर दिया तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया अपना। अब सेकंड वाला करना है, ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू बी, ये दोनों, ये और ये एकदम टाइम पास क्वेश्चन है। चलो देखते हैं सेकंड वाला। अब मुझे बताओ x और x, y और y, हमको पता चल गया कि x इज इक्वल टू y, ये तो हमने देख लिया ना, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थे। तो अगर मुझे ट्रायंगल ए पी आर, ये एक्चुअली ना आर क्यू बी नाम नहीं देना चाहिए इसको, मैंने बताया था ना करस्पॉन्डेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ए से पी तक गया, फिर पी से आर तक गया, तो यहाँ पे बी से क्यू तक जाऊंगा और क्यू से आर तक जाऊंगा, ठीक है। बी से भी सेंटर की तरफ ही जाऊंगा नाम लूंगा, तो इसको बी क्यू आर नाम देना चाहिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। आप दिमाग में ऐसा रखो कि ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर टू ट्रायंगल बी क्यू आर प्रूव करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो करस्पॉन्डेंस लिखने में। अगर सिमिलर प्रूव करना है तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट चाहिए। मुझे बताओ क्या मैं बोल सकता हूं ए पी आर के जगह पे पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर बी, क्यों भाई, प्रूव कर दिया ऑलरेडी मैंने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थे, करेक्ट।
और फिर मैं बोल सकता हूं PAR इज इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट टू QBR, ये भी प्रूव कर दिया आप भी, ऑल्टरनेट एंगल्स। दो एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इसमें जो सब किया ना वो सब यहाँ पे काम आ गया, सिर्फ नंबर लिखना है फ्रॉम 2 1 3 4 जो भी यूज किया वो यूज करके ये सिमिलर प्रूव कर देना, ठीक है। अब पूछ रहा है फाइंड RQB इफ PAR इक्वल टू 35। PAR मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला जो है ये है 35 डिग्री। इसने पूछा क्या है RQB मतलब ये वाला एंगल, ओके। अगर मुझे ये y की वैल्यू मिल गई तो मुझे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मुझे बताओ अगर x 35 तो y कितना आएगा, x इक्वल टू y आया था ना। अगर ये एंगल 35 तो ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35। अब ये दोनों 35 और इसका नहीं पता तो क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है इसमें सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। 35 प्लस 35 प्लस ये वाला एंगल RQB शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। मैं बोल सकता हूँ ना 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल RQB इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल का रूल है ये 35 हो जाएगा 70 और 70 को उधर भेज दूंगा तो हो जाएगा -70। 180 माइनस 70 आ जाएगा 110 डिग्री, खत्म। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया कि फाइंड APR, ये एंगल कितना आएगा बताओ जल्दी। ये भी आएगा 110 बिकॉज ये क्या है देखो, ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है ना, Z है देखो, है ना, तो वो भी 110 आएगा। पूछा नहीं ये वाला एंगल, लेकिन ये मिल गया तो ये भी आपको मिल जाएगा, है ना, एकदम मस्त। डन। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे देखो, तो यहां पे मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल BQR। उसने भले RQB नाम दिया है, मैं BQR लिख रहा हूं। ट्राइंगल को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन करेस्पॉन्डेंस के हिसाब से देंगे तो गलती नहीं होगी। ये APR और BQR में क्या होगा देखो, APR और BQR में PAR और QBR कॉन्ग्रुएंट, PAR एंड QBR कहां से, फ्रॉम 4, एंड PRA कॉन्ग्रुएंट टू QRB, PRA कॉन्ग्रुएंट टू QRB, ये कहां से, फ्रॉम 3 से। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल प्रूव किया था ना पहले, देखो ना, फ्रॉम 4 और 3 मतलब यहाँ पे आपने इक्वेशन लिखा है ना, 4 में से ये मिला, 3 में से ये मिला, ये दोनों वहां पे सिर्फ वापस से कॉपी किया। अब दो एंगल अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। रीजन लिखने का AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, खत्म काम। तीसरा दिया है PAR 35 डिग्री है, निकालो RQB। तो हम लोग क्या करेंगे, PAR 35 है तो QBR भी 35 होगा, QRB भी 35 होगा। QBR QRB क्या है, ये एंगल पूछा है ना, तो ये और ये एंगल निकाल लेते हैं। तो QBR एंड QRB ये दोनों एंगल निकाल लिए 35 कॉन्ग्रुएंट है ना, आगे सब कुछ लिखा हुआ है। देखो ना, PAR भी QBR को इक्वल है, PRA भी QRB को इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये 35 तो ये दोनों भी 35 ही होंगे ना, तो वहां पे नंबर लिख दिया फ्रॉम 2, देखो यहाँ पे 2 और 4, ठीक है। तो ये 35 हो गए। अब मैंने क्या किया, ट्राइंगल QBR में लगा दिया सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तीनों एंगल लिख दिए सम 180, ये दोनों का वैल्यू 35 देखो यहाँ से 5 और 6, और RQB ऐसे रहेगा 35 70, RQB 180 ऐसे ही 70 को वहां भेजा, यहाँ पे प्लस था, वहां जाके माइनस, 180 माइनस 70 किया तो आ गया 110 और हो गया काम खत्म। तो ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इसका, और ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इसका। तो ये क्वेश्चन देखो, पहला ये है, फर्स्ट वाले का सोल्यूशन ये है, फटाफट वीडियो पॉज करके कॉपी करो। और सेकंड वाले का ये है, सेकंड थर्ड। ये आपको फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, मैं फिगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैं बार बार पूरा फिगर वापस बनाता हूं। ये नहीं लिखेंगे वापस तो चलेगा, फिगर पीछे अगर आप बैक पेज पे जा रहे हो तो कोशिश करो कि आप भी बना दो, ताकि आगे पीछे पेज करने में मिस्टेक ना हो जाए। नहीं बनाएंगे तो चलता है, ठीक है। कर लिया कॉपी, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 में बोला है इन फिगर 3.28, ये वाला फिगर, द सर्कल्स विद सेंटर्स A एंड B, A वाला सर्कल और B सेंटर वाला सर्कल टच ईच अदर एट E, यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। लाइन L इज अ कॉमन टेंजेंट, ये जो लाइन L है इसको कॉमन टेंजेंट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये सर्कल को भी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ये वाले सर्कल को भी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इट इज अ कॉमन टेंजेंट एट C एंड D रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट CD, ये CD का लेंथ फाइंड करना है। इफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर 4 एंड 6, इसका रेडियस 4, इसका 6। कैसे पता चला इसका 4, क्योंकि पहले सेंटर A दिया है फिर सेंटर B, तो सारे नंबर्स वैसे ही दिए अगर नीचे लिखा नहीं है तो, ठीक है। तो 4 और 6।
ये आपको सी डी का लेंथ निकालना है। आप समझ लो, देखो आपको पता है ई जो है वो ए बी पे ही लाया करेगा, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। तो ए बी को ज्वाइन करेंगे तो पता है ई उसके ऊपर है, और ए ई आ जाएगा 4 बिकॉज ए ई छोटे सर्कल का रेडियस है, बी ई आ जाएगा 6 बिकॉज वो बड़े सर्कल का रेडियस है। तो आपको पता है कि ए बी 10 है, लेकिन ए बी और सी डी इक्वल नहीं है, आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे पता है जब ऐसे बनाऊंगा तो ये 90 डिग्री होगा, और ये जब ऐसे बनाऊंगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये एक टाइप का आप बोल सकते हैं ट्रपेजियम बन रहा है, रेक्टेंगल तो नहीं बन रहा। तो अगर आपको सी डी निकालना है तो आपको और कहीं पे दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूँ ऐसे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और कुछ करके मैंने ये टुकड़े का लेंथ निकाल लिया, ये टुकड़े का लेंथ मुझे मिल गया, तो पाइथागोरस लगा के ये टुकड़े का लेंथ मिल जाएगा, एंड ये टुकड़े का लेंथ मिल गया तो सी डी का मिल जाएगा, बिकॉज ये जो बना है ना, ये बन गया एक रेक्टेंगल। तो अगर मुझे, लेट्स से मैं इसका नाम दे देता हूँ एम एम, तो अगर मुझे ए एम मिल गया, अच्छे से समझो, सॉल्व करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, दिमाग में सोचना चाहिए कि क्यों करना है। तो अगर मुझे ए एम मिल गया तो मुझे सी डी भी मिल जाएगा। तो मेरा इंटेंशन क्या है, मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा ए एम, और फिर पूरे टाइम मैं निकालने की कोशिश करूंगा ए एम। जैसे ही ए एम मिल गया मेरा काम हो गया, क्योंकि ये बन गया रेक्टेंगल। वो लिखना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि ये रेक्टेंगल क्यों है। देखो ना, ये 90, ये 90, ये एंगल 90, तीन 90, तो चौथा तो क्वाड्रिलेटरल में 90 ही होगा ना। 360 डिग्री होता है ना सारे एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल का। तो अगर तीन एंगल 90 है तो चौथा 90 आ जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले मैंने ज्वाइन कर दिया ए और बी को। मुझे पता है कि ए डैश ई डैश बी तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। फिर मैंने ए से लेके सी तक का एक लाइन बना दिया। मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर है, क्यों बताओ, क्योंकि ये टैंजेंट है, ये सेंटर है और ये रेडियस है। ये पॉइंट पे अगर मैं रेडियस ड्रॉ करूं तो परपेंडिकुलर आता है, कौन सा थ्योरम, 3.1 में हमने स्टडी किया था, टैंजेंट थ्योरम। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। वैसे ही मैं बी से लेके डी तक की भी एक लाइन बना देता हूँ, वो रेडियस है। अगर बी डी रेडियस है और ये लाइन टैंजेंट है तो ये एंगल क्या आएगा, ये एंगल आएगा 90 डिग्री, टैंजेंट थ्योरम। फिर मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया यहाँ से लेके ऐसे, उसको नाम दे दिया एम। कंस्ट्रक्शन क्या किया कि 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये चौथा एंगल ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो 90 ही होगा। फिर मैं बोल सकता हूँ सी ए एम डी बन जाएगा एक रेक्टेंगल। मतलब ए एम मिल गया तो सी डी मिल जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब ए एम निकालने की रेस में लगते हैं। यहाँ देखो, ये ए सी और एम डी भी एक दूसरे को इक्वल है, बिकॉज ए सी और एम डी भी ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। ए सी क्या है, छोटे सर्कल का रेडियस विच इज 4 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसको 4 सेंटीमीटर। जैसे ये ए सी 4 हुआ, एम डी क्या हो जाएगा, एम डी भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अच्छा, व्हाट अबाउट बी डी, बी डी क्या है, बी सेंटर है, डी सर्कल पे पॉइंट है, तो बी डी बड़े सर्कल का रेडियस है। बड़े सर्कल का रेडियस कितना होता है, 6 सेंटीमीटर। तो ये टोटल अगर 6 सेंटीमीटर है और उसमें से ये टुकड़ा 4 है, तो ये जो छोटा बी एम है वो कितना हो जाएगा, बी एम है वो 2 हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों को मिला के ये 6 आ रहा है ना। अब ये देख लो, ये ए ई कितना है, ए ई देखो छोटे सर्कल का रेडियस है तो ए ई है 4, और ये बी ई कितना है, बी बड़े सर्कल का रेडियस है, बड़े सर्कल का रेडियस है 6, तो बी 6 हो गया। तो ये टोटल कितना हुआ ए बी, सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 4 + 6 विच इज 10। तो मैं ले लूंगा भाई, ये 4 को हटा के 6 को हटा के यहाँ पे लिख दूं क्या, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10, ये हो गया 2, ये इधर 90 है, तो ये छोटू ट्रायंगल में पाइथागोरस लग सकता है ना। पाइथागोरस क्या बोलता है, ए बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ए एम स्क्वायर नहीं पता तो ए एम स्क्वायर को ऐसे ही लिख दिया, एंड बी एम कितना है 2 स्क्वायर, 10 स्क्वायर हो जाएगा 100 इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस 4। ये +4 को इधर भेज दो यहाँ से, तो वहाँ जाके हो जाएगा -4, 100 - 4 हो जाएगा 96 इक्वल टू एम स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट और ये छतरी कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो मुझे मिलेगा ए एम इक्वल टू √96, ऐसे आएगा ना। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ए एम को इस तरफ लिख देता हूँ, √96 को इस तरफ लिख देता हूँ, खाली दोनों को ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि इक्वल टू के इस तरफ उस तरफ शिफ्ट किया, ठीक है। √96 इक्वल टू ए एम लिखो, कि ए एम इक्वल टू √96 लिखो, सेम होता है। तो यहाँ पे एम इक्वल टू √96 आ गया। √96 को फैक्टराइज करते हैं, क्या आता है, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 12, 2 1 2, 2 2 4,
फिर 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, ये दो की एक जोड़ी, ये दो की एक जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी नहीं, तो 2 और 2 बाहर आ गया, 2 2 जार आ जाएगा 4, और छतरी के अंदर कौन बचेगा, 2 इंटू 3, क्योंकि उनकी जोड़ी नहीं बनी, 2 3 जार आ जाएगा 6। तो आंसर आ जाएगा एम का 4√6 सेंटीमीटर। बट अगर एम 4√6 है तो सी डी भी 4√6, बिकॉज ये एक रेक्टेंगल है, और सी डी क्या है भाई, लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी, यही तो पूछा था, खत्म। ये सब कुछ फिगर में ही सॉल्व हो जाता है, लेकिन सब लिखेंगे ना तो बहुत लंबा होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, उससे हमारा काम काफी आसान हो गया। समझा ना 4√6 कैसे आया? ऐसे मत दिमाग लगाओ रे, इसका रेडियस 4, इसका 6, कभी भी ऐसा दिखा ना तो 4 बाहर आएगा, छतरी के अंदर 6 आएगा, और वो डिस्टेंस मिल जाएगा। फालतू के थ्योरम मत बनाओ, फालतू थ्योरम नाम देना पड़ेगा उसका, बिकॉज वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे रिजल्ट मत निकालना, ये 4√6 कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे ऐसा आ रहा है, जरूरी नहीं है कि ऐसा आएगा, ठीक है। चुपचाप पूरा सॉल्व करना है ऐसे, फिर जो आंसर आता है वो लिखना है। ऐसे मत लिखना अरे ये 4, ये यहाँ पे ये टोटल 6, तो इसका डिस्टेंस 4√6, नहीं, 0 मिलेगा मस्त वाला। चलो अब इसको देखते हैं फेयर में कैसे लिखेंगे। तो फेयर में इसका सोल्यूशन थोड़ा बड़ा आएगा। देखो पाइथागोरस तो मैंने अलग से पीछे लगाया हुआ है, ठीक है, आपको पता है ये बहुत ईजी है, लेकिन ये सब लिख के तो देना ही पड़ेगा। रीजंस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेना बहुत आसान है, लिखने में ज्यादा टाइम लग जाता है, ओके। और यहाँ पे मैं एकदम डिटेल में हमेशा लिख के बताता हूँ कि गिवन क्या था क्वेश्चन में। सर्कल विद सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एट ई, दिख रहा है, एल इज अ कॉमन टेंजेंट, ये वाला एल, एंड टच द सर्कल एट सी एंड डी। रेडियस ए सी इक्वल टू ए कितना है, 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, और बी से देखो सेंटर से बी ई इक्वल टू बी डी, दोनों रेडियस है 6 सेंटीमीटर। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ सेगमेंट ए एम परपेंडिकुलर टू बी डी, और फाइंड क्या करना था, लेंथ ऑफ सी डी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको ट्राई करेंगे प्रूव करना कि रेक्टेंगल। तो दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ये जो लाइन है सेंटर को ज्वाइन करने वाला, जहां पे टच कर रहे हैं वो पॉइंट दोनों सेंटर के बीच में आएगा। एक स्ट्रेट लाइन होगी ए बी, और जो बीच में पॉइंट है वो होगा ई, जहां पे दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कौन सा थ्योरम, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हम लोग ए बी साइड यूज करने वाले हैं ना पाइथागोरस में, इसलिए पहले से कर रहे हैं। सी डी इज अ टेंजेंट, अगर सी डी टेंजेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूं ए सी वाला जो लाइन है ये ए सी डी, ये 90 डिग्री आ जाएगा, परपेंडिकुलर होगा ना, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। वैसे मैं बोल सकता हूँ बी डी सी भी 90 डिग्री आएगा, बिकॉज ये लाइन परपेंडिकुलर है यहाँ पे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो मैं बोल देता हूँ ए सी डी इक्वल टू बी डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, क्यों, टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम किया, ऑल्सो ए एम डी, ये वाला एंगल भी 90, क्यों भाई, कंस्ट्रक्शन किया है ना खुद से, तो ए एम डी भी 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन। तो तीन एंगल 1 2 3 90, तो ये चौथा एंगल भी 90, बिकॉज रिमेनिंग एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो मैंने लिख दिया रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल सी एम डी जो है एंगल कैम, वो भी 90 हो गया। जैसे ही चारों एंगल 90, 1 2 3 4 चारों 90, तो क्या बन जाएगा भाई, सी एम डी, सी एम डी बन जाएगा रेक्टेंगल। अगर सी एम डी रेक्टेंगल तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल, करेक्ट। तो मैं बोल सकता हूं ए सी इक्वल टू एम डी, क्या है, ए सी 4 था ना, तो एम डी भी 4 आ जाएगा। तो ए सी इक्वल टू एम डी इक्वल टू 4 ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल हो गया, बी डी क्या आएगा, बी डी आएगा बी एम प्लस एम डी। देखो यहाँ पे बी डी जो है रेडियस, उस पर एक एम पॉइंट है, तो उसको मैं तोड़ सकता हूँ ना, बी डी को बोल सकता हूँ बी एम प्लस एम डी, लिख सकता हूँ ना, बी डी इक्वल टू बी एम प्लस एम डी। सबका वैल्यू डाल दो वहां पे, बी डी है 6, बी एम नहीं पता, एम डी है 4, ठीक है, एम डी देखो 4 अभी निकाला, ये 4 को उधर शिफ्ट कर दिया, 6 माइनस 4 वैल्यू आ गया 2, तो बी एम का वैल्यू क्या आया, 2 सेंटीमीटर। समझा ना, ये 4 को इधर शिफ्ट किया, 6 माइनस 4 यहाँ पे आया 2 इक्वल टू बी एम, उसको लिख दिया बी एम इक्वल टू 2। ए बी क्या आएगा, ए बी यहाँ पे हमको पता है एक स्ट्रेट लाइन है, और उस पर बीच में पॉइंट ई है, तो ए बी आ जाएगा ए ई प्लस बी ई, ए प्लस बी ई, 4 प्लस 6 विच इज 10। देखो यहाँ पे ए प्लस ई बी क्यों आता है, बिकॉज ये दोनों पॉइंट जो है ए बी उसके बीच में ई है, 6 प्लस 4 आ गया 10, ठीक है। ये 4 प्लस 6 होना चाहिए, क्योंकि ए 4 है, तो ऐसे लिख दो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंफ्यूजन होगा। ए के नीचे 4, बी के नीचे 6, 4 प्लस 6 है 10। ए बी मिल गया जैसे ही 10, जैसे ही आपको 10 मिला, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे, ये ट्राइंगल में लगा दो पाइथागोरस। इन ट्राइंगल एबीसी क्यों लिखा है भाई,
इन ट्रायंगल ए बी एम होना चाहिए, क्या ए बी सी? योगेश मिस्टेक मत कर, ए बी एम होना चाहिए, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी एम एंगल ए एम बी इज 90 डिग्री। देखो यहाँ पे ए बी एम में ए एम बी इज 90 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूँ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर लिखा, पाइथागोरस थ्योरम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ये 2 स्क्वायर को उधर लेके गया तो -4 हो गया ना, 10 स्क्वायर 100, ये 4 आता है, +4 है, उधर गया तो -4, 100 -4 हो जाएगा 96। एम स्क्वायर 96 इक्वल टू एम स्क्वायर लिखूँ कि एम स्क्वायर इक्वल टू 96 लिखूँ, सेम है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, इधर स्क्वायर के साथ छतरी कैंसिल, बचा एम, यहाँ पे 96, उसका स्क्वायर रूट मैंने आपको ऑलरेडी फैक्टर्स लेके बता दिया रफ में, क्या आता है 4√6 सेंटीमीटर। एम नहीं पूछा था, एम तो हमने निकाला है कंस्ट्रक्शन करके, उसने पूछा था सी डी, बट एम और सी डी इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। देखो तो अगर एम 4√6 तो सी डी भी 4√6 सेंटीमीटर। ऐसे करके आ गया आपको पूरा सोल्यूशन, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पेज है, कॉपी कर लो अच्छे से, एंड ये इसका सेकंड पेज है। थोड़े सॉल्यूशंस मैं लंबे देता हूं क्योंकि मैं हर एक स्टेप लिख के बताता हूं, आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। ऐसा मत सोचो कि डायरेक्टली मैं इसके बाद ये स्टेप कर देता तो इजी हो जाता, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 5th क्वेश्चन भी खत्म। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स अच्छे से समझ में आ गया, एक्सटर्नली टच करते हैं, इंटरनली टच करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, आया ना। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3.2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कराया, एंड इसी के साथ हमारा 3.2 हो गया खत्म। अगर आपने 3.1 नहीं देखा है तो यहाँ पे आई के बाजू में लिंक आएगा, उस पर क्लिक करो, आपको उसमें सर्कल के सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अलजेब्रा ज्योमेट्री के बाकी प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हो, मैंने सारे लाइन वाइज वहां पे अपलोड कर दिए हैं। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 3.2 एंड थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में कोई नहीं कराने वाला आपको, ये गारंटी देता हूँ मैं। हर एक सम सॉल्व होगा यहाँ पे, और एकदम ही डिटेल में मैं इतने लंबे लंबे सोल्यूशन लिखता हूँ, आपको लगता है मैं फालतू में लंबे लिख रहा हूँ। लंबे सोल्यूशन लिखने में मुझे ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन मैं हर एक स्टेप लिख कर बताता हूँ, ऐसे अज्यूम नहीं करता कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग एकदम डिटेल में करेंगे। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नए वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। ये चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट पेपर सब कुछ अपलोड होगा 10th के लिए, टेंशन मत लो, इसलिए सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको वीडियोस मिलते रहे। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।